अब जो मैं आपका टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको जब पीडीएफ सेंड करी थी उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो वैद्युत द्विध्रुव से ही रिलेटेड है। द्वि मतलब डाई और ध्रुव मतलब पोल, द्विध्रुव यानी कि डाईपोल। तो सबसे पहले कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम दो आवेश ले लें जो बराबर हों पर एक दूसरे के विपरीत हों, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, कुछ दूरी पर स्थित हों। तो एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है, दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये देखिए दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। मैंने आपको कहा था कि सेम ध्रुव हो और एक दूसरे के ऑपोजिट हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हूँ। ये हमने अल्प दूरी जो है वो ले ली 2l, कि बहुत कम दूरी पर हैं एक दूसरे से। तो एक आवेश, कोई भी आवेश हम ले लें Q, और इनके बीच की दूरी 2l, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, फिर 2QL। अब इसका मात्रक, क्योंकि Q का मात्रक कुलाम होता है, L का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक होगा कुलाम मीटर, और इसकी विमा LTA। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी? अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दिशा जो है P की दिशा किस तरफ है? ऋण से धन की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। अब इसमें जो डेरिवेशन आता है एग्ज़ाम में कई बार आता है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, क्या आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो कंडीशंस हैं और दोनों में से ये जो दो, इसमें कौन कौन सी हैं कंडीशंस? एक तो अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति वाला जो डेरिवेशन है वो कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, निरक्षीय स्थिति का एक दो बार ही आया हुआ है। मैं आपको दोनों ही कराऊंगी। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहा जाता है और जो निरक्षीय स्थिति है उसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है। तो अब डायग्राम देखिए, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर है और ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका जो परावैद्युतांक है वो k है। अब इस वैद्युत त्रिभुज के जो मध्य बिंदु है O, इससे r दूरी पर एक हमने बिंदु ले लिया, इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया, मध्य बिंदु यानी कि O से r दूरी पर एक हमने बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले जो प्लस Q चार्ज है, यानी कि ये वाला चार्ज, इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस Q से जो P की दूरी है वो कितनी लेंगे हम? ये पूरी दूरी R है, O से P की दूरी R है, पर प्लस Q से जो P की दूरी होगी वो कितनी होगी? R माइनस L, और माइनस Q से कितनी होगी? R प्लस L। तो ये दूरियां अब हम फॉर्मूले में रखेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। और E क्योंकि सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 की जो दिशा है वो है BP दिशा में, BP मतलब BP दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E2 यानी कि जो ये है माइनस Q की कारण जो तीव्रता है वो, इसकी दिशा क्या है? P से A की तरफ, इसकी दिशा BP और इसकी दिशा PA। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है डिस्टेंस ये माइनस में है और अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब E1 जो है वो बड़ा होगा, ये प्लस में है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए E2 छोटा होगा। तो E1 और E2 जो है इसमें से E1 E2 से बड़ा है,
तो ई जो निकलेगा, और दोनों क्योंकि विपरीत दिशा में है, एक की दिशा इस तरफ है बीपी दिशा में है और एक की दिशा इस तरफ है पीए दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो हमें नेट तीव्रता निकालनी होगी, ई निकालनी होगी, वो माइनस करके निकलेगी। और E1 E2 से बड़ा है तो E1 माइनस E2। E1 का मान 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों में से Q/1/4πε0 के कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। R माइनस L, R प्लस L, ये फॉर्मूला होता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, और फिर साथ में स्क्वायर भी है, तो नीचे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस। जब हम ये फॉर्मूलेज खोलेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा 4LR, Q/4πε0 के है 4LR आ गया, और नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है P के जो होता है वो 2QL के इक्वल होता है, तो इसको 4 को हम 2 × 2 में डिवाइड कर देंगे और Q को भी अंदर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 2QL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 2QL विद्युत द्विध्रुव का गुण है जिसे हम P लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रखेंगे P। और दूसरा, अब ये डायग्राम में हमें देखने पे पता चल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में भी बताया था कि दोनों जो ध्रुव होते हैं अल्प दूरी पर होते हैं, मतलब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कम होती है, बहुत कम होती है। और डायग्राम से भी पता चल रहा है कि L जो है R के सापेक्ष बहुत कम है। जब L कम है तो L स्क्वायर और कम होगा, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो E का फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 के 2QL की जगह P R और R स्क्वायर, L स्क्वायर छोड़ देंगे और फिर R स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो R की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला बनेगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 के 2PR/R की पावर 4। R से R कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 के 2P/R³ न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी दिशा में है, ये कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, क्योंकि ऋण आवेश वाली जो दिशा है वो ज़्यादा है, तो जो मेन रिज़ल्ट आएगा E आएगा वो ऋण से धन की तरफ। अब नेक्स्ट कंडीशन है निरक्षीय रेखा, निरक्षीय स्थिति में। अब हमने क्या किया, सेम उसी तरीके से दो चार्ज ले लिए -Q +Q जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, इनके जो बीच का मध्य बिंदु है इससे एक लंब डाला और यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। मध्य बिंदु के जो लंब उस पर डाला हमने, उस पर एक बिंदु P ले लिया, ये निरक्षीय स्थिति है। वहाँ हमने इसके अक्ष पर ही एक बिंदु लिया था, यहाँ पर हम अक्ष पे नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ये हो गई निरक्षीय स्थिति। अब अगर हम इस B बिंदु की बात करें, चाहे हम यहाँ से लें चाहे हम यहाँ से लें, दोनों ही कंडीशन में जो इस P बिंदु की दूरी है यहाँ से या यहाँ से क्या होगी, इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले आप त्रिभुज ये ले लीजिए PAO, ये है लंब, ये है आधार, तो कर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम ये वाला त्रिभुज लें POP, तो इसमें भी ये जो PB है कर्ण है वो किसके इक्वल आएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। तो अब हम लेते हैं
सबसे पहले जो प्लस क्यू आवेश है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या रहेगी BP दिशा में। ये दिशा है B से P की दिशा में, और जो हम इसकी वजह से लेंगे माइनस की वजह से उसकी दिशा क्या रहेगी P से A की दिशा में। प्लस की वजह से जो दिशा रहेगी B से P की दिशा में, क्योंकि प्लस की वजह से ये जो चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इसलिए बाहर की तरफ, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इसलिए अंदर की तरफ। और E2 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर PA दिशा में। दोनों के मान समान हैं, बस दिशाएं जो हैं वो विपरीत है। अब E1 और E2 को जो है हम घटक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये जो कोण है थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा। जब घटक किए जाते हैं इसका घटक जो है, एक घटक तो इधर होगा E1 का और एक घटक होगा इधर। इसी तरीके से E2 का एक घटक तो होगा यहाँ पर और एक घटक होगा यहाँ पर। जिस तरफ थीटा कोण होता है वो वाला घटक कॉस थीटा वाला होता है, तो ये वाला घटक जो है ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये वाला घटक जो होगा E1 कॉस थीटा होगा। इसी तरीके से E2 का ये वाला घटक होगा E2 साइन थीटा, और ये वाला जो घटक होगा E2 कॉस थीटा होगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अभी हमने देखा E1 और E2 के मान समान हैं और दोनों ही साइन थीटा हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कॉस थीटा वाला घटक। तो E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 और E2 के मान सेम है वो रख देंगे, और साथ में कॉस थीटा, तो दो दो जुड़ के हो जाएंगे 2 कॉस थीटा। अब यहाँ डायग्राम से जो कॉस थीटा का मान आएगा, कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है आधार बटे कर्ण के। तो कॉस थीटा हमारे पास इक्वल आएगा OB बटे PB के। OB कहाँ पर है OB बटे PB, या फिर इधर हम ले लें OA बटे PA। तो वो मान यहाँ पे हम रख देंगे, OB का मान L और PB का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का हाफ, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये मान जो है कॉस थीटा का हम यहाँ पर रखेंगे 1/4πε0 के एज इट इज़ रखा, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एज इट इज़ रखा, 2 कॉस थीटा है 2 एज इट इज़ रखा, और कॉस थीटा की जगह L फिर अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 2QL ऊपर बन जाएगा जो इक्वल होता है P के। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये है 1 और ये है हाफ। 1 और हाफ मिलके हो जाते हैं 1.5 यानी कि 3/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में किया था सेम यहाँ पर करेंगे कि क्योंकि L जो है वो R के सापेक्ष बहुत कम है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा R स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या रहेगा R³। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 P/R³ न्यूटन पर कूलम। और इसमें जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। दोनों में डिफरेंस देखिए, जो अक्षीय स्थिति है उसमें रिजल्ट आया था 2P/R³, और जो दिशा होती है वो ऋण से धन की तरफ, और जो निरक्षीय स्थिति है उसमें रिजल्ट आया P/R³ और जो दिशा है धन से ऋण की तरफ। मतलब अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो निरक्षीय स्थिति से दुगनी होती है, और E जो है वो R³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती R³।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों।